माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 के फाइनल टर्म के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो में जो है वो आपके साथ सब्जेक्टिव के लिहाज से डिस्कस करूँगी और कल या परसों इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव पे भी डिस्कस कर लूँगी। तो आज सब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये 5 मैंने स्पेशल आप जो ENG 101 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बार बार कहा था आप सब के लिए बनाई है, बल्कि जितने भी ENG 101 स्टूडेंट्स के हैं उन सब के लिए बनाए हैं ताकि आपकी जो है वो फाइनल टर्म की तैयारी अच्छी हो सके और आप लोग अच्छा GPA जो है इस सब्जेक्ट में वो गेन कर सकें। यहाँ पे तकरीबन मैंने 38 to 40 जो है क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफाइन क्लास क्या होता है, इसको डिफाइन करें। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो क्लास क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को। सब्जेक्ट क्या होता है, जो फेल जिस सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा, मतलब जो काम कर रहा है हमारे पास वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, मतलब कोई भी फेल सरअंजाम दिया जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है, वो क्या होगा, वो वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा कि जो काम कर रहा है, मतलब करने वाले को हम सब्जेक्ट कहेंगे और जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहेंगे। तो बेसिकली क्लास क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं वो क्या होता है, क्लास होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को डिफाइन करें। तो इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास की डेफिनेशन क्या दी गई है कि क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड आल्सो कैन स्टैंड अलोन। तो यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। बेसिकली ये क्लास की टाइप्स हैं, इसलिए इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस कि ये इट कैन स्टैंड अलोन, मतलब इसलिए हम अकेले ये मतलब सेंटेंस जो है ख़ुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब कि अगर 2 क्लास दिए गए हैं तो जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा वो दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर एक सेंटेंस हम कोई भी हमारे पास सेंटेंस हो, अगर उसमें 2 हमें पार्ट्स दिए जा रहे हैं, तो मतलब 2 क्लास यूज़ किए जा रहे हैं, तो अगर कोई पहला मतलब वहाँ पे क्लास यूज़ किया जा रहा है तो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट में मतलब जो इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है कि इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, लेकिन ये इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब ये जो है दूसरे जो हमारे पास होता है क्लास उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ये अकेले जो है ये ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैगमेंट सेंटेंस क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन हमने देखनी है कि फ्रैगमेंट सेंटेंस क्या होता है। तो ये सारे बेसिकली तो वही टॉपिक्स हैं या वही क्वेश्चन हैं तो हमने अपने ENG 101 के लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को करवाए थे, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को करवा रही हूँ क्योंकि ये फाइनल टर्म के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से 70% to 80% चांस है कि आपका जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा और यही सब जो है पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को साथ साथ रिवाइज़ करवा रही हूँ। तो फ्रैगमेंट सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और जो फ्रैगमेंट सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता या और इसमें कंप्लीट थॉट नहीं दी जाती। एक सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ किया जाता है और उसमें हमें कंप्लीट थॉट दी जाती है, मतलब कोई ना कोई इसका मतलब हमें समझ आ रहा होता है। लेकिन जो सेंटेंस फ्रैगमेंट है इसमें क्या होता है कि इसमें या तो वर्ब यूज़ किया जाता है या सब्जेक्ट, मतलब एक चीज़ मिस होती है, या सब्जेक्ट मिस होता है या फिर वर्ब मिस होता है और इसमें हमें कंप्लीट थॉट नहीं दी जा रही होती। और उसके बाद 4 क्वेश्चन हमारे पास है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब इन ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे इसका मैंने एग्जांपल्स वगैरह नहीं लिखी। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जो लेक्चर था जिसमें वर्ब का डिस्कस किया जा रहा था, अब मुझे एग्जैक्ट लेक्चर नंबर तो नहीं याद, लेकिन आप लोगों ने लेक्चर देख लेना है जिसमें वर्ब का, और आई थिंक सो लास्ट वाले जो हैं 5-6 लेक्चर में ही वर्ब का भी था और उसमें वर्ब की एग्जांपल्स दी गई थी। आप लोगों ने वो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग गूगल से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हो। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज़ अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी क्या होती है, तो ये भी मैंने आप लोगों को लेक्चर में करवाया था। ये क्या होता है, बेसिकली पंक्चुएशन मार्क होता है। अब यहाँ पे आपको इसका जो इसकी रिप्रेजेंटेशन मतलब ये कैसे अपोस्ट्रॉफी सिंबल होता है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या है कि इट इज़ पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश, इट इज़ यूज फॉर सेवरल पर्पज, मतलब इसके कई पर्पस होते हैं। पंक्चुएशन मार्क को हम कई पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर द मार्किंग ऑफ द ओमिशन ऑफ 1 और मोर लेटर्स, के एक या एक से ज़्यादा वर्ड जो है उसमें ओमिशन वगैरह को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम कैन नॉट वर्ड है CANNOT, तो अब हम उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में ओमिट करना चाहें तो हम उसको कैन नॉट CAN आगे अपोस्ट्रॉफी T डाल के उसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। तो वर्ड्स को ओमिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हमारे पास वर्ड है इट इज़, तो हम अगर उसको शार्ट करना चाहें या ओमिट करना चाहें, ओमिशन उसकी करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे कि इट्स लिख के इट के आगे एपोस्ट्रॉफी सिंबल डाल के एस डाल देंगे, तो ये क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी बन जाएगा, मतलब ये उसकी ओमिशन बन जाएगी वर्ड की। और इसी तरह अगर किसी की शो करना हो, किसी की मलकियत को, या किसी की आप कह सकते हैं कि बादशाहियत या किसी की ऑनरशिप को शो करना हो, तो भी एपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिफाइन कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट का मैंने आपको लास्ट जो है हमारे लेक्चर्स थे उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉज एंड इफेक्ट का डिटेल से समझाया था कि, और यहाँ पे भी मैंने इसका प्रॉपर सर्च करके यहाँ पे आप लोगों को इसके आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। बेसिकली कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। तो कॉज, द कॉज इज़ वाई समथिंग हैपेंड, मतलब कोई चीज़ क्यों हुई है, मतलब अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है। तो अगर क्यों हुआ है मतलब उसकी रीज़न हमने जानते हैं, जो रीज़न होती है उसको क्या कहते हैं, कॉज कहते हैं। और इफ़ेक्ट मतलब उसका असर क्या हुआ है, अगर कुछ हैपेंड हुआ है या कुछ हुआ है तो उसका असर क्या हुआ है, और जो उसका असर हम देखते हैं मतलब उसका क्या असर हुआ, क्या हुआ है उसके बाद, तो वो क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपने 2 वर्ड्स माइंड में रखना है। काज के लिए वाई मतलब क्यों, क्या हुआ है, क्यों मतलब क्यों वर्ड जो है ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि क्यों कुछ हुआ है। और इफ़ेक्ट मतलब क्या हुआ है, मतलब कुछ हुआ है तो क्या हुआ है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, वाई और व्हाट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि काज हैपन्स फर्स्ट बट डज नॉट ऑलवेज कम फर्स्ट इन सेंटेंस एंड टेक्स्ट। ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है कि काज जो है वो क्यों कहाँ पे हैपन होता है। अक्सर काज जो है वो स्टार्ट में आता है, मतलब सेंटेंस अगर हमारे पास आ रहा है तो पहले काज हमारे पास जो आएगा, उसके बाद जो है वो इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में काज ही पहले आए। यहाँ पे एग्जांपल दी गई, मैं आप लोगों को एग्जांपल करवा देती हूँ। एग्जांपल हमारे पास है कि एंजिला वाज हैप्पी बिकॉज शी गॉट टू ईट केक फॉर डिज़र्ट। तो यहाँ पे है कि एंजिला वाज हैप्पी मतलब एंजिला खुश थी, तो ये एक इफ़ेक्ट है। बिकॉज क्यों, शी गॉट टू ईट केक फॉर डिज़र्ट, उसको मतलब केक खाने के लिए मिला। अब ये क्या है, काज है, मतलब वो क्यों हैप्पी थी, इफ़ेक्ट हो गया वो हैप्पी है, मतलब पता चल गया कि वो हैप्पी है, लेकिन क्यों हैप्पी है, उसकी रीज़न अब हम जान रहे हैं, मतलब हम उसकी काज देखने हैं कि काज क्या है। तो काज है कि शी गॉट टू ईट केक, और इफ़ेक्ट उसका क्या हुआ, मतलब उसको केक खाने को मिला, इसके बाद उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, तो इफ़ेक्ट है कि एंजिला वाज हैप्पी। तो आई होप कि काज एंड इफेक्ट का टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने इस पर स्पेशल भी वीडियो बनाई थी, और अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग मेरे चैनल पे इस पर वीडियो पड़ी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि डिफाइन द रोल ऑफ यूनिटी इन आ सेंटेंस, कि सेंटेंस में यूनिटी क्या होती है, इसको डिफाइन करें, इसका रोल क्या होता है। तो बेसिकली यूनिटी क्या होती है, आ गुड सेंटेंस शुड हैव यूनिटी, मतलब एक अच्छा सेंटेंस जो है उसमें यूनिटी होती है। दैट इज़ इट मस्ट एक्सप्रेस वन मेन आइडिया, मतलब बेसिकली यूनिटी क्या होती है कि एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ में जब यूनिटी होती है, इसका मतलब होता है वो यूनिटी एक कंप्लीट और एक मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रही होती है। मतलब उस पूरे पैराग्राफ में अगर आपको एक मेन आइडिया या एक चीज़ मिल रही है समझने को, एक चीज़ मिल रही है सीखने को, या एक चीज़ आपको वहाँ पे आइडिया मिल रहा है, वो क्या होगा, उसका मेन एक आइडिया होगा, एक उसकी यूनिटी होगी। और आप लोगों के हैंडआउट्स में इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर दी गई है कि बाय यूनिटी वी मीन दैट एवरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और कंपोजिशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू वन मेन यूनिफाइंग थॉट। मतलब यहाँ पे बात वही की जा रही है कि अगर एक सेंटेंस का पार्ट है तो उसका ज़रूरी है कि उसमें सिर्फ एक ही मेन यूनिफाइंग मतलब एक यूनिक एक ही चीज़ जो है, एक ही थॉट दी जा रही हो। तो इसमें क्या होता है, यूनिटी इसका मतलब कि एक मेन आइडिया या एक मेन थॉट दी जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने लिखा है कि राइट एन ऐसे, तो आप लोगों को वहाँ पे ऐसे लिखने का कह सकते हैं। और इस पे वैसे तो आपके हैंडआउट्स में दिया गया लेक्चर जो मैंने आप लोगों को करवाया, तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया था कैसे कैसे लिखते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आप लोगों के हैंडआउट्स में करवा दिया था। बट मैं इसके बाद फिर भी ट्राई करूँगी कि आप लोगों को उसका कंप्लीट जो है एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि मुझे 1-2 स्टूडेंट्स ने भी कहा हुआ था कि इस पर वीडियो बना दें, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस पर वीडियो बना दूँ। अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, वरना आप लोग जो है इसको हैंडआउट से लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये आपके मिड टर्म के सिलेबस में से आया हुआ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन पैरेललिज्म। तो बेसिकली पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इक्वल होना, आमने सामने होना, बराबर होना। तो पैरेललिज्म का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे मतलब है कि इफ़ 2 आइडियाज़ आर कोऑर्डिनेट, कि अगर 2 आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट किया जाए, कंबाइन किया जाए, दे मस्ट बी गिव इक्वल रैंक इन द सेंटेंस, तो उनको सेंटेंस में इक्वल रैंक दिया जाना चाहिए। तो पैरेललिज्म में क्या होता है कि अगर 2 आइडियाज़ को या 2 चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, तो उनको इक्वल रैंक दिया जाना चाहिए सेंटेंस में, और इसको क्या कहते हैं, पैरेललिज्म कहते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्फेसिस इन इफेक्टिव सेंटेंसेस। और एम्फेसिस और यूनिटी और एक और कोहेरेंस, ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे लेक्चर नंबर नहीं याद, लेकिन आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट्स लाजमी कर लेने हैं। यूनिटी का मैंने आप लोगों को ऊपर करवा दिया। उसके बाद एम्फेसिस का देख लेते हैं।
एम्फेसिस हमारे पास क्या है कि बाय एम्फेसिस इट मीन्स दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस और कंपोजिशन मस्ट बी सो प्लेस दैट अटेंशन इज़ डायरेक्टली टुवर्ड्स देम रैदर देन टुवर्ड्स लेस इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक हमारे पास सेंटेंस है उसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं तो उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, बजाय कि अगर एक लेस इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको इंपॉर्टेंट दी जाए। तो इसमें एम्फेसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का उसको ज़्यादा अटेंशन दी जानी चाहिए, इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो कल आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लैंग्वेज फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये कर लेना है। और वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो फाइल आप लोगों की बनाई है उसमें भी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डिफ़ाइन लैंग्वेज फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स, कि लैंग्वेज फंक्शन क्या होता है, इसको सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ तकरीबन मोस्टली आंसर मैंने आप लोगों के हैंड आउट से ही बनाए हैं, ताकि अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज़ भी आता है तो आप लोग इसको इजीली जो है इसका आंसर लगा सको। तो लैंग्वेज फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक लैंग्वेज के साथ अगर हम उसको जैसे यूज़ करते हैं या जैसे उसके साथ काम करते हैं, उसको जिस तरह से भी हम उसके साथ वर्क करना चाहते हैं, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, ये क्या होता है उसका फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है कि एक लैंग्वेज का क्या काम है, एक लैंग्वेज का क्या फ़ंक्शन होता है। तो उसका फंक्शन तो कई फंक्शन होते हैं, उसको जिस तरह से हम यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वही दिया गया कि लैंग्वेज फंक्शन इज़ समथिंग यू वांट टू डू विद लैंग्वेज। उसके बाद है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है कि आपको उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद उससे एसेंशियल कमांड्स मिलती हैं, फीलिंग्स मिलती हैं और इमोशंस वगैरह मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने गूगल से कुछ और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख के आप लोगों को यहाँ पे जो है पुट कर दिया है। लैंग्वेज फंक्शन बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज फॉर्म्स ये क्या करती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ड्स उसको डील करती है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में जो फ्रेजेस वगैरह आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उनको भी लैंग्वेज फॉर्म्स जो है वो डील करती है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेस एज कॉमा स्प्लाइस और कंप्लीट सेंटेंस। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या बनती है, कॉमा स्प्लाइस की CP एंड कंप्लीट सेंटेंस की CS। तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कॉमा स्प्लाइस को और कंप्लीट सेंटेंस को। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह आप लोगों के पास पेपर में भी आए हुए थे और अभी भी आ सकते हैं। तो इसके लिहाज से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और एक डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दे दी है। कॉमा स्प्लाइस बेसिकली क्या होता है, ये ग्रामेटिकल एरर होता है या कॉमास वगैरह का मिस यूज़ होता है। मतलब कॉमास को जब एक्स्ट्रा तौर पर ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उससे क्या होता है, कॉमा स्प्लाइस होता है। और ये क्या है, ये सेंटेंसेस के एरर्स हैं। ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद लेक्चर नंबर, तो लेकिन ये जितने भी यहाँ पे आपको एरर्स दिए गए हैं ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर कर लेने हैं। तो कॉमा सप्लाइज में मिस यूज़ ऑफ एरर्स कॉमास होता है। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि माय मदर एंड सिस्टर बेक नियरली एवरी इवनिंग, वी देन इंजॉय ईटिंग टुगेदर। अब यहाँ पे देखें कि कॉमा आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, एवरी इवनिंग के साथ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की जा रही लेकिन वहाँ पे कॉमा लगाया गया। लेकिन इसकी करेक्शन की जाए तो कैसे होगी कि माय मदर एंड सिस्टर बेक नियरली एवरी इवनिंग, वी देन इंजॉय ईटिंग टुगेदर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉमा नहीं बल्कि फुल स्टॉप आना है, तो इसका मिस यूज़ किया गया है। उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस का यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर मैंने आप लोगों को कंप्लीट सेंटेंस का बता दिया कि कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, जिसमें वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है और एक कंप्लीट थॉट दी जा रही होती है, और वो क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो आप लोगों ने अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आपने देखना है कि उसमें वर्ब आ रहा है, उसमें सब्जेक्ट आ रहा है और उसके बाद उसमें कंप्लीट थॉट मिल रही है, कुछ ना कुछ हमें समझने को मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि चेंज द वॉइस ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो वॉइसेस हमने चेंज करने हैं, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपके लेक्चर नंबर शायद 43 या 44 में मैंने आप लोगों को कल करवाया था, तो वो वाले जो लेक्चर आप लोगों ने लाजमी तौर पर सुन लेना है, क्योंकि अगर मैं ये अगेन करवाऊंगी तो ये वीडियो और भी ज़्यादा डबल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं करवा रही। लेकिन ये है कि यहाँ पे मैंने जो है वो गूगल से कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे इसके वो मिले हैं स्ट्रक्चर वगैरह, वो यहाँ पे पुट कर दिए हैं। साथ में एक दो एग्जांपल्स भी इनकी आपको नज़र आ रही होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिर भी यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरा वो लेक्चर सुनना चाहें तो वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। तो उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों ने लाजमी तौर पर कर लेने हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि लोकेट जिरंड इन एवरी ईच सेंटेंस, के हर सेंटेंस में जो है लोकेट करें जिरंड को। जिरंड बेसिकली क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 22 से दिया गया है। जिरंड क्या होता है मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिरंड बेसिकली क्या होता है, जिरंड इज़ अ नाउन मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ING।
अब इनफिनिटिव्स और उसके बाद पार्टिसिपल्स और जिरंड्स, ये तीनों टॉपिक्स, ये लेक्चर नंबर 22 हो गया। और उसके बाद लेक्चर नंबर 41 या 40 है शायद, यही लेक्चर्स हैं लास्ट वाले। इनमें आपको पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह का दिया गया है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहाँ पे जिरंड क्या होता है, जिरंड में ING यूज़ किया जाता है, और इनफिनिटिव्स में क्या होता है, इसमें टू यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है ईटिंग, हैंगिंग, कैचिंग, नोइंग। अब यहाँ पे एडिटिंग और हैंगिंग देखें, इसके आर्ट पे क्या लगाया जा रहा है, ING लगाया जा रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये जिरंड की एग्जांपल होगी। अब यहाँ पे मैंने एडिशनल जो है इन्फिनिटिव्स का लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है ताकि ये भी इम्पोर्टेंट है, और अगर जिरंड की जगह इन्फिनिटिव्स का पूछते हैं तो आप लोगों को वो भी आना चाहिए। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें वर्ड्स के साथ जो वर्ब होगा उसके साथ क्या लगाया जाएगा, टू लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसी वर्ड को चेंज करते हैं एडिट को, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू एडिट, टू हैंग, टू कैच, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव्स बन जाएगा। और अगर जिरंड है तो उसमें ING लगाया जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स टू फॉर्म अ पैसिव सेंटेंस, के पैसिव सेंटेंस के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 43 में शायद करवाया था, सब्जेक्ट, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन क्या होता है, मतलब वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट की जगह कंप्लीमेंट होता है। आई थिंक सो, मुझे वर्ड एग्जैक्ट नहीं याद, कंप्लीमेंट होता है, और एक्शन की जगह वर्ब। तो यहाँ पे मेन इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे ये तीनों भी लिखना चाहें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्शन लिख दिया, एक्शन का बेसिकली मतलब वही होता है, वर्ब होता है यहाँ पे, बल्कि मैं इसको इरेज कर दूँगी। और जब यहाँ पे ये आपको लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस एज रन ऑन और कंप्लीट सेंटेंस, के रन ऑन और कंप्लीट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सेंटेंस के कुछ एरर्स दिए गए हैं, आप लोगों ने वो लाजमी तौर पर कर लेने हैं। ऊपर हमने एक सेंटेंस का एरर किया है कि कॉमास का मिसयूज़ जहाँ पे किया जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पे ये रन ऑन एरर है, ये भी देख लेते हैं ये क्या होता है, ये कहाँ पे अकर होता है। तो वो कह रहे हैं कि रन ऑन सेंटेंसेस अकर्स व्हेन टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस नोन एज कंप्लीट सेंटेंस आर कनेक्टेड इम्प्रॉपरली। अब वो कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास जो हैं वो इम्प्रॉपरली कनेक्ट करवाए जाते हैं, मतलब वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं किए गए होते, तो वहाँ पे रन ऑन सेंटेंस जो है वो अकर होता है, मतलब ये एरर अकर हो जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है कि जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास यूज़ किए जाएंगे, तो वहाँ पे अगर उनका प्रॉपर्ली इनको कनेक्ट करवाया जा रहा है तो वो क्या होगा, रन ऑन सेंटेंस हो गया। कंप्लीट सेंटेंस का मैं आप लोगों को 2-3 बार ऊपर बता चुकी हूँ, जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट होता है, और उसके साथ क्या होता है, कंप्लीट थॉट दी जा रही होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एक ही जो है, एक ही टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार उनके स्टेटमेंट चेंज होकर उनको रिपीट किया जा रहा है। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, और ये इनमें से मोस्टली टॉपिक्स जो हैं मैंने आपके हैंडआउट से बनाए हैं, मतलब आपको हैंडआउट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी थी मैंने वो ऐड की हैं, और उसके अलावा जो पास पेपर में मुझे बार बार देखने को मिल रही थी वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे मैंने पुट किए हैं। तो आप लोगों ने प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि एंड तक देखना वीडियो को भी, और इस पूरी फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डिस्क्राइब करें द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ब ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने उसमें वर्ब को जो है आइडेंटिफाई करना है, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यही भी वही क्वेश्चन है जैसे ऊपर में वहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया गया था कि आप इनमें से वर्ब को जो है वो सिलेक्ट करें, तो आपने वही लेक्चर जो वर्ब वाला है वो लाजमी कर लेना है। एक क्वेश्चन ऊपर आ गया, एक यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसलिए आप लोग इसको जो है वो हैंडआउट से देख लीजिएगा जहाँ पे वर्ब वाला टॉपिक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स वगैरह नहीं दिए गए इसलिए मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती। और आप लोगों को वर्ब का पता ही चल गया होगा कि एक एक्शन होता है, एक सेंटेंस में जब एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो क्या होता है, एक एक्शन होता है, वो क्या होता है, एक वर्ब होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि नेम 4 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नोट्स मेकिंग वाइल राइटिंग। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा कि मैं हर लेक्चर में बार बार यही चीज़ें कहती थी कि ये चीज़ कर लें, ये चीज़ कर लें, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब इसमें से कुछ चीज़ें मैंने खुद ऐड की हैं, लेकिन जो है मोस्टली चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास पेपर में जो बार बार रिपीट हो रही थी, मैंने वो टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए हैं, ताकि अगर यही चीज़ें अगेन आती हैं तो आप लोग इसको सॉल्व कर सको और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 इसको सॉल्व करते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं अगर हमने नोट्स मेकिंग करना, मतलब नोट्स वगैरह को बनाना हो।
सबसे पहले हमारे पास क्या है कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन, कि आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है डेवलप देम फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है कि लीव रूम फॉर योर कमेंट्स, मतलब अपने कमेंट्स वगैरह के लिए आप जगह छोड़ दें जहाँ पे कमेंट्स वगैरह फीडबैक दिए जा सके। उसके बाद है डेवलप एंड एब्रीविएशन सिस्टम। एब्रीविएशन सिस्टम मतलब एक शॉर्ट फॉर्म होती है वर्ड्स की, कि उसको यूज़ करें। तो ये वही आपको मैंने यहाँ पे भी बोला था, क्या इसमें एग्जांपल्स वगैरह नहीं आती, लेकिन अगर आपसे प्रिंसिपल पूछते हैं तो उसके नाम पूछेंगे, आप लोगों ने इसके नाम कर लेने हैं। तो यहाँ पे वही नाम मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, आप लोगों ने इसके नाम देख लेने हैं कि ये कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि डिस्कस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स टेंस यूज्ड इन ग्रामर। तो कह रहे हैं कि जो टर्म यूज़ की जाती है टेंस इन ग्रामर में, इसको आप डिस्कस करें, आप इसको क्या समझते हैं कि टेंस क्या होता है। तो टेंसेस का मैंने आप लोगों को कल ही लेक्चर में करवाया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, टेंसेस को कर लीजिएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस की मैंने कल आपको लेक्चर करवाया था, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 43 या 42 होगा शायद। तो उसमें मैंने आप लोगों को टेंसेस और यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस का करवाया था, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उससे आप लोगों को तमाम जो है पार्ट्स ऑफ टेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कुछ ना कुछ। और बाकी आप एग्जांपल्स भी नेट से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी जो है टेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दें। मैंने उस वीडियो में बोला था और अब भी बोल रही हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती टेंसेस की तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं अभी टाइम है अभी वीडियो बना दूँगी। लेकिन 2-3 दिन बाद मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि उसके बाद मैंने खुद भी तैयारी करनी है, तो तब मेरे पास भी टाइम नहीं होगा। तो टेंसेस क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। और वर्ब क्या होता है, एक एक्शन होता है, मतलब ये एक्शन की कोई हालत है, गुजरी हुई हालत होगी, मतलब प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया या फ्यूचर हो गया। और ये क्या शो करता है कि द टाइम ऑफ एक्शन, के किस टाइम ये काम किया गया, मतलब वही बात होगी कि प्रेजेंट में मतलब अभी किया जा रहा है या किया गया था या किया जाएगा। तो मतलब काम की वक्त को शो किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि आल्सो प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ टेंसेस, के टेंसेस की तमाम जो टाइप्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो उस वीडियो में मैंने करवा दिया है, अदरवाइज़ अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इसका पार्ट आगे दिया गया है कि हाउ कैन वी फिक्स कॉमा स्प्लाइसेस। तो ये यहाँ पे मुझे कहीं पे भी क्वेश्चन तो नहीं मिला था, लेकिन मैंने एडिशनल तौर पर ये क्वेश्चन ऐड किया है, खुद आपको पर्सनली ऐड किया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमा स्प्लाइस अगर आपको एग्जांपल देता है या शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है कि आप इसको फिक्स करो या इसको करेक्ट करो, तो आप उसको कैसे करोगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप लोग ये माइंड में रख लीजिएगा। तो ये पहला हमारे पास क्या है कि ऐड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, के कंजंक्शंस को जो है वो ऐड कर दें। अगर दो यहाँ पे सेंटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं तो उनमें आप लोग जो है क्या करें, कंजंक्शन को यूज़ कर दें। कंजंक्शन बेसिकली क्या होता है कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, बिकॉज, सो ऐसे वर्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। तो जब आप कॉमा यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप क्या यूज़ करें, कंजंक्शन वर्ड्स को यूज़ करें। जैसा कि हमें कोई भी 2 सेंटेंस दिए जा रहे हों तो पहला सेंटेंस जो होगा उसके बाद कॉमा लगाया जाएगा, उसके बाद कंजंक्शन वर्ड लगा के नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके बाद दूसरी इसकी जो है हम फिक्स करने के लिए इसका दूसरा वे कौन सा है कि चेंज द कॉमा टू सेमी कॉलन, कि जहाँ पे कॉमा यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करें। और ये कैसे होगा कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आता है तो वो आपको एक स्टेटमेंट देगा, ये एक सेंटेंस दे देगा और वो कहेगा इसमें कॉमा सप्लाइज को करेक्ट करें। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे कॉमा यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ कर दें। अगर ये नहीं करना तो जहाँ पे कॉमा यूज़ किया जा रहा है उसके साथ जो नेक्स्ट है वहाँ पे कंजंक्शन ऐड कर दें। अगर ये भी नहीं करना तो आप क्या करें, चेंज द कॉमा टू अ पीरियड। तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल की थी कि वो माय मदर वाली, कि उसमें आगे वहाँ पे हमने कॉमा लगाया गया था लेकिन उसको हमने पीरियड लगा के, डॉट लगा के उस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया था। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे कॉमा की जगह सेमी कॉलन या पीरियड लगाते हैं तो भी आपका जो कॉमा सप्लाइज एरर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहे हैं कि यूज सेमी कॉलन और कॉमास टू रिवाइज ईच कॉमा सप्लाइज और एफ यूज्ड सेंटेंसेस, कि जहाँ पे एक्स्ट्रा तौर पर यहाँ पे कॉमा वगैरह को यूज़ किया जाता है, मिस यूज़ किया जाता है इनटू अ करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सेमी कॉलन और कॉमास वगैरह को यूज़ करते हुए कॉमा सप्लाइज को रिवाइज करते हुए इसको करेक्ट करें। तो इसको आपने कैसे करना है, मैंने आप लोगों को ऊपर ये भी बताया है कि अगर कॉमा सप्लाइज एरर आता है तो उसको आपने कैसे करेक्ट करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह बाकियों को भी आपने करेक्ट कर लेना है कंजंक्शन वगैरह का यूज़ करके, पीरियड्स वगैरह का यूज़ करके। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि डिफाइन टाइम रिलेटर्स, कि टाइम रिलेटर्स क्या होते हैं, इसको डिफाइन करें। तो ये भी देख लेते हैं। टाइम रिलेटर्स आर वर्ड्स यूज्ड टू शो इन टाइम इन सीक्वेंस, कि इसमें क्या होता है कि टाइम को शो किया जाता है एक सीक्वेंस में।
मतलब आपके जो एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें अगर आपके कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है जो टाइम को शो कर रहा है, मतलब पास्ट को या प्रेजेंट को या फ्यूचर को शो किया जा रहा है, वो क्या होगा, टाइम रिलेटेड होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में कौन से वर्ड यूज़ किए जाएंगे, जैसा कि अर्लियर मतलब जल्द ही, उसके बाद प्रीसीडिंग, फार्मर, प्रीवियस मतलब पिछला, ऑलरेडी या पहले ही। तो ये टाइम को शो कर रहा है, मतलब पहले ये हो चुका है, पहले मतलब पहले पिछले टाइम में, तो ये टाइम को शो कर रहे हैं। इसी तरह पेरियर, फर्स्ट, सो फार, बिफार, येट, बिफार, ऐसे वर्ड्स आप लोगों ने देख लेने हैं। ये किसके लिए हैं, किसके हैं, टाइम रिलेटर्स के हैं। और ये आप लोगों के हैंड आउट्स में दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इरोनी आर यूजुअली नोन, कि कितनी किस्म की इरोनीज़ होती हैं, इरोनीज़ की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली इरोनीज़ होती क्या हैं, इरोनीज़ क्या होते हैं, ये राइटिंग में और कन्वर्जन वगैरह में, कन्वर्सेशन वगैरह में यूज़ की जाती हैं। इरोनी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब ये बोलने की एक फ़िगर है जिसमें क्या होता है कि वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्राम द एक्चुअल मीनिंग। कि इसमें अगर कोई बात की जा रही है तो उसका एक्चुअल मतलब और होता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमें और मतलब शो हो रहा होता है। तो मतलब इसका ज़ाहिर और बातन आप कह सकते हैं कि मतलब अगर हमें कुछ और नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब जो है वो कुछ और बताया जा रहा होता है। तो इसकी काइंड्स देख लेते हैं। इसकी 2 काइंड्स हैं हमारे पास, सिचुएशनल इरोनी एंड वर्बल इरोनी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिचुएशनल कौन सी होती है, इसमें क्या होता है कि यू एक्सपेक्ट समथिंग बट समथिंग एल्स हैपन, मतलब आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हो लेकिन कुछ और हो जाता है। मतलब और इसके यहाँ पे क्या है कि इन द सिचुएशन इटसेल्फ, ये उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अगर होता है। और इसमें होता क्या है कि अगर आप कुछ कह रहे हो या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन उसके बरअक्स कुछ उल्ट हो जाता है। और वर्बल इरोनी में क्या होता है, वर्बल मतलब वर्ब से मतलब हम एक्शन, हमारे एक्शन से रिलेटेड है। तो वर्बल इरोनी में क्या होता है कि व्हाट इज़ सैड एंड व्हाट इज़ मीन। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आप कह कुछ रहे हैं लेकिन आपका मतलब कुछ और है। सिचुएशनल इरोनी में क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ और हो जाता है, मतलब इसमें कुछ होता है। अगर होता कोई सिचुएशन है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन वर्बल इरोनी में आप पे खुद पे डिपेंड करता है। इसमें आप जो कह रहे हैं, आप कह तो रहे होते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ हो रहा होता है, उसका अपोजिट हो सकता है या उसके अपोजिट के करीब करीब कुछ ना कुछ उसका मतलब हो सकता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि डिफाइन बैड कंस्ट्रक्शंस इन अ सेंटेंस विद एग्जांपल्स, कि बैड कंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करें। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, देख लेते हैं कि अ सेंटेंस यूजिंग नेगेटिव कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस बैड न्यूज़ और द राइटर डिससेटिस्फेक्शन और अनहैप्पीनेस। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस मतलब हम लिख रहे हैं उसमें क्या होता है कि बैड या नेगेटिव कंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है, नेगेटिव वे में बात की जा रही होती है। और इसमें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो दिस सेंटेंस यूजेस नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस टू से समथिंग पॉजिटिव, मतलब इसमें अच्छा कहने के बजाय कहा जा रहा है कि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो मतलब यहाँ पे अगर हम ये कह दें तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। दिस सेंटेंस यूजेस नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस एंड विद इन द क्राइटेरिया ऑफ द क्वेश्चन, मतलब वो कह रहा है कि मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये चीज़ बुरी नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, बैड कंस्ट्रक्शंस को शो कर रहा है, मतलब उसके डिससेटिस्फाई है, मतलब उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो जहाँ पे भी कोई सेटिस्फाई ना हो या किसी चीज़ की नेगेटिविटी को शो किया जा रहा हो, वो क्या होता है, उसकी बैड कंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है कि ज्वाइन द सेंटेंस फ्रैगमेंट्स गिवन बिलो यूजिंग कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शंस। तो यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है, क्या है कि दे रिसीव्ड अ हाई मार्क ऑन देयर एग्ज़ाम्स, दे हैड स्टडीड हार्ड। वो कह रहे हैं कि उसने जो है अपने एग्ज़ाम वगैरह में अच्छे नंबर हासिल किए, उसने बहुत मेहनत की थी। तो अब ये वो कह रहे हैं कि आपको सेंटेंस दिया गया है या सेंटेंस फ्रैगमेंट दिया गया है, आप क्या करें कि कॉज एंड इफेक्ट को यूज़ करते हुए कंजंक्शन लगाएं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमने कंजंक्शन लगानी है इन दोनों के दरमियान। तो कह रहे हैं अब यहाँ पे जो उसका मैंने आंसर लिखा है वो क्या है कि द स्टूडेंट्स दे रिसीव्ड अ हाई मार्क ऑन देयर एग्ज़ाम्स बिकॉज दे हैड स्टडीड हार्ड। तो यहाँ पे बिकॉज हमने कंजंक्शन यूज़ कर लिया, उसकी करेक्शन, तो इस तरह करेक्शन वगैरह के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों के कंजंक्शन वगैरह और पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी मैंने अलग एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, या आप लोग गूगल से भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाजमी कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन और कंजंक्शन, इस तरह के जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इनको आप लोग कर लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि व्हाट आर कंट्रैक्शंस, ये कंट्रैक्शंस क्या होती हैं, एग्जांपल उसकी दें। और कंट्रैक्शन जो है ये हमने लेक्चर में की थी। कंट्रैक्शन क्या होती है कि कंट्रैक्शंस आर टू वर्ड्स मेड शॉर्टर बाय प्लेसिंग एन अपोस्ट्रॉफी।
तो जहाँ पे मैंने अपॉस्ट्रॉफी का आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को यही एग्जांपल्स दी थी। और अपॉस्ट्रॉफी का जहाँ पे यूज़ किया जाता है वही बेसिकली कंस्ट्रक्शन होती हैं। मतलब अगर हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं जिस वर्ड्स में, वो क्या होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि वर्ड्स को शॉर्ट कर दिया जाता है अपॉस्ट्रॉफी लगा के। जैसा कि आई एम है, तो आई एम 2 वर्ड बन रहे हैं, लेकिन उसमें अपॉस्ट्रॉफी लगा के आप लोग देख सकते हैं कि उसको शॉर्ट बना दिया गया है आई एम। इसी तरह कैन को कैन में यहाँ पे उसमें लगा दिया गया अपॉस्ट्रॉफी। इस तरह ही इज़ को हीज़ लगा के उसमें अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें क्या आता है, अपॉस्ट्रॉफी लगाई जाती है और वर्ड को शॉर्ट बनाया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वर्ड्स को 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को शॉर्ट बनाया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि डू यू थिंक यूनिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एक्सप्लेन विद योर आंसर। तो वो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि यूनिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल करती है एक पैराग्राफ के मतलब को शो करने में, क्लैरिफाई करने में। तो बिल्कुल करती है। कैसे करती है, क्योंकि यूनिटी क्या क्या काम होता है वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, ऊपर भी बताई थी कि ये एक मेन आइडिया यूनिफाई करती है, मेन एक थॉट बताती है। और इसमें सिर्फ एक मेन आइडिया बताया जाता है पैराग्राफ के बारे में। तो जहाँ पे पैराग्राफ को वो हमें इजीली बता रही है कि इसका मेन आइडिया ये है, तो इसका मतलब वो उस पैराग्राफ को क्लेरिफाई कर रही है। उसका मतलब हमें इजी वर्डिंग में हमें समझ आ रहा है, जल्दी समझ आ रहा है। तो इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यूनिटी क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका आंसर क्या होगा, येस होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया गया चेंज सीक्वेंस सेंटेंस इनटू पॉजेसिव सेंटेंस। और ये वही जहाँ पे एक्टिव पैसिव वाला मैंने आप लोगों को कल लेक्चर करवाया है, उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें यहाँ पे एग्जांपल वगैरह नहीं दी गई थी, इसलिए आपने उस लेक्चर को देख लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। या फिर आप गूगल से भी देख सकते हैं कि पॉजेसिव सेंटेंसेस को इनमें चेंज कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें हमने लेक्चर नंबर हमारे पास स्टार्ट में जो हमारे पास 20 से 25 के दरमियान जो लेक्चर्स थे उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हमने किया था, या मे बी 19 लेक्चर हो जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को किया था। तो आप लोगों ने सेंटेंसेस की टाइप्स को लाजमी तौर पर कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अगेन जो मुझे इनमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं या जो कंफर्म है कि पेपर में आएंगी वो बता देती हूँ। पहले क्या था कि टेंसेस आप लोगों ने करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करनी हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक्टिव पैसिवाइज करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने बाकी जो यहाँ पे ये टॉपिक्स दिए गए ये करने हैं। तो ग्रामर में जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे अभी बताए हैं, ये आप लोगों ने और कुछ करें ना करें ये लाजमी तौर पर कर लेने हैं। अब मैं तो कहती हूँ अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप लाजमी तौर पर उसको प्रिपेयर करें, चाहे कुछ भी हो जाए। इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर है और आपकी ENG 101 जो सब्जेक्ट है इसमें मोस्टली ग्रामर ही यूज़ की जा रही है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि व्हाट इज़ मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्लस्टरिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू इंस्पायर क्रिएटिव थिंकिंग एंड डेवलप आइडियाज़। इसमें क्या बेसिकली होता क्या है कि आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ आ रहे होते हैं या आपके माइंड में ढेर सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, आप क्या करते हो, उनको राइट कर लेते हो, लिख लेते हो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स यू एक्सप्लोर कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। मतलब आपके माइंड में जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको लिख रहे हैं, उनमें कनेक्शन हो रहा है और आपका माइंड जो है वो मतलब एक्सप्लोर कर रहा है आइडियाज़ वगैरह को। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, आप लोग उन आइडियाज़ को राइट करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। और क्लस्टरिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग इज़ टाइप ऑफ प्री राइटिंग दैट अलाउज अ राइटर टू एक्सप्लोर मनी आइडियाज़ एज सून एज दीन अकर टू दैम। अब उसमें क्या होता है कि जो आइडियाज़ आप लोगों के माइंड में आ रहे होते हैं, आप लोग उसको लिखते हो और उनको कनेक्शन करवाते हो आइडियाज़ का आपस में। और इसमें भी तकरीबन वही होता है। इसमें क्या होता है कि जितने आइडियाज़ आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, आप जैसे जैसे आ रहे हैं आप साथ साथ लिखते जाते हो। उसमें क्या आता है कि आप मतलब जब यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसमें आप रफ़ तौर पर ऐसे ही लिखते जाते हो। प्री राइटिंग आप कह सकते हो। प्री राइटिंग का बेसिकली मतलब ही ये है, प्री मतलब पहले, राइटिंग से पहले जो आप चीज़ लिखते हो वो क्या होगा, क्लस्टरिंग होगा। तो राइटिंग से पहले आपके माइंड में जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो सब कुछ जो आप लिख रहे हो, रफ़ तौर पर लिख रहे हो, वो क्या होगा, क्लस्टरिंग होगा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के में मेन डिफरेंस बस यही है कि उसमें आप लोग कनेक्शन करवाते हैं जो आइडियाज़ आप लोगों के माइंड में आ रहे होते हैं, और इसमें रफ़ तौर पर लिख लेते हो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 हमारे पास है कि राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने कर लेने हैं। ये भी आप लोगों का लेक्चर जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं उनमें से आया हुआ है।
तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स का आप लोगों ने पता होना चाहिए। इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते कौन से हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन जो है ये क्या है हमारे पास, आ और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? द, THE वर्ड जो है द, इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। और ए एन ये हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल है और द हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट कौन सा है? ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? द। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी आप लोगों को पता चल गया होगा। और बेसिकली आर्टिकल का यहाँ पे मैंने फिर भी लिख के दे दिया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे पिक्स लगा दी हैं जिनसे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप हैंडआउट से नहीं भी करते तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर वर्ड दैट डिफाइन अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। मतलब पार्टिकुलर या नॉन पार्टिकुलर या स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक वर्ड नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने द की एग्जांपल दे दी है, उसके बाद दूसरी ए की भी एग्जांपल दे दी है। और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का बताया हुआ है कि द डेफिनेट आर्टिकल इज़ द वर्ड द। तो मैंने आप लोगों को बताया कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द है। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू वन पार्टिकुलर थिंग। मतलब एक पार्टिकुलर थिंग के बारे में जब बात की जा रही हो तो उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल की बात की जाए तो हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? ए एंड एन। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं? इनडेफिनेट हैं। और ये भी आप लोगों ने एग्जांपल देख लेनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है कि डिफाइन कंटेंट वर्ड्स, कि कंटेंट वर्ड्स को डिफाइन करें। कंटेंट इज़ डिफाइंड एज व्हाट इज़ इनसाइड और इंक्लूडेड इन समथिंग। कि ये क्या, इसको क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमने इंक्लूड की है या कोई भी इंफॉर्मेशन दी है तो वो क्या होगी? कंटेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट इज़ द वर्ड इनसाइड अ बुक। कि एक बुक में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक बुक के अंदर जो कुछ लिखा जा रहा है, ये क्या होगा? उसका कंटेंट होगा। जैसा कि ये वीडियो है मेरी, ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके अंदर जो मैं कंटेंट आप लोगों से, जो चीज़ें आप लोगों को शेयर कर रही हूँ उस वीडियो में, ये क्या होगा? इस वीडियो का कंटेंट होगा। तो जो चीज़ शेयर की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है किसी चीज़ में, वो क्या होता है? उसका कंटेंट होता है, उसका मवाद होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कि व्हाट आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक एसे। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एकेडमिक ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें यहाँ पे। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या है कि जर्नल कॉन्सेप्ट्स टू पार्टिकुलर एंड वाइस वर्सा। कि जर्नल कॉन्सेप्ट्स को पार्टिकुलर जो है पार्टिकुलर में कॉन्सेप्ट्स में चेंज किया जाता है। उसके बाद इसका दूसरा है कि गैदर कंबाइंड डिस्क्रिप्शन विद एनालिसिस। कि एनालिसिस के साथ जो आपके माइंड में डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है उसको आप कंबाइन करके लिखें। एनालिसिस के साथ आपने उसमें लिखना होता है। ये उसकी दूसरी खसूसियत है एकेडमिक ऐसे की। और उसके बाद थर्ड हमारे पास कौन सी आ रही है कि रिलेट आइडियाज़ फ्रॉम प्रिंटेड सोर्स। तो प्रिंटेड सोर्स से आपने जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं आपने वो लिखने हैं। प्रिंटेड सोर्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन वगैरह हो गया, आर्टिकल्स वगैरह हो गए। तो जो आप ऐसी चीज़ें प्रिंटेड सोर्स आप देखते हो उनसे जो आप लोग को माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आपने अपने ऐसे के साथ रिलेट करना होता है। पहले में क्या होता है कि आपने कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट को एक पार्टिकुलर शेप देनी होती है। दूसरे में आपके माइंड में जो डिस्क्रिप्शन आ रही है उसको एनालिसिस, मतलब जो तजुर्बात वगैरह होते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं, उनके साथ रिलेट करना है, कोई एग्जांपल्स वगैरह दे देनी है। तीसरे में आपके माइंड में जो प्रिंटेड सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है, आइडियाज़ मिल रहे हैं, उनको रिलेट करना है ऐसे के साथ। चौथा पॉइंट है कि कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पहलू हो सकते हैं, उनको आपने कंसिडर कर लेना है, लिख लेना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एकेडमिक ऐसे की। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है कि अंडरलाइन द क्लीचेस वर्ड। कि क्लीचेस वर्ड को अंडरलाइन करें। तो यहाँ पे वर्ड्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल्स की डेफिनेशन बता दिया है कि इट इज़ ओवर यूज़ ऑफ वर्ड्स आर प्रेज ओवर प्रेज अगेन। इसमें क्या होता है कि जो प्रेज वगैरह यूज़ किए जा रहे होते हैं या क्लासेस वगैरह यूज़ किए जा रहे होते हैं या फिर जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं तो क्या किया जाता है? उनका ओवर यूज़ किया जाता है। मतलब उनको कोई सीक्वेंस से प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया जा रहा होता, बल्कि उनको ओवर मतलब एक्स्ट्रा तौर पर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है। तो जहाँ पे भी कोई सेंटेंस आपको इम्प्रॉपर मिले या जहाँ पे आपको कोई सेंटेंस में वर्ड्स एक्स्ट्रा यूज़ होते नज़र आ रहे होते हों तो वो क्या होगा? उसकी क्लीचेस होंगी, उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है कि डिफाइन इफेक्टिव सेंटेंसेस। इफेक्टिव सेंटेंसेस को डिफाइन करें। अब इफेक्टिव सेंटेंसेस में यूनिटी भी होती है, हमारे पास कोहेरेंस होती है। जिस सेंटेंस में आपको यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस मिल रहा है वो क्या होगा? इफेक्टिव सेंटेंस होगा। मतलब जिसमें आपको कोई कंप्लीट थॉट मिल रही है, जिसमें एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको। और उसके बाद जिस सेंटेंस में आपको वहाँ पे मिल रहा है कि एक सेंटेंस है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पहले डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक सीक्वेंस चल रही है और रिलेट करवाया जा रहा है चीज़ों को, वो क्या है? एक इफेक्टिव सेंटेंस है।
और यूनिटी, कोहेरेंस, एम्फेसिस का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर भी इसकी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसको देख लेते हैं। यूनिटी हमारे पास होती क्या है, फिर मैं बता देती हूँ कि जिसमें सिर्फ एक मेन आइडिया की बात की जा रही होती है, सिर्फ एक मेन थॉट दी जा रही होती है। कोहेरेंस में क्या होता है कि कोहेरेंस में, और ये जो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी है, आप लोग ये एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एज इट इज़ ही अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती होती है। तो कोहेरेंस का मतलब बेसिकली क्या है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस मस्ट फॉलो वन अनदर इन अ ऑर्डर विच मेक्स देयर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सेंटेंसेस दिए जा रहे होते हैं तो वो रिलेट होने चाहिए, एक दूसरे को फॉलो कर रही हो, मतलब एक सीक्वेंस चल रही हो सेंटेंसेस की। उसके बाद एम्फेसिस आ रहा है। एम्फेसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस का, उसको उतनी अहमियत देनी चाहिए जितनी उसकी बनती है, मतलब उसको उतनी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, उसको उतनी अटेंशन दी जानी चाहिए जितना वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है या जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर एक लेस इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बजाय इसके कि उसको इंपॉर्टेंस दी जाए, बल्कि उस सेंटेंस को दी जानी चाहिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि यूनिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होता है और एम्फेसिस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा, बल्कि पूरी फाइल ही आप लोगों ने करनी है। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो इतनी जो है इतनी लेंथी बना रही हूँ, ताकि आप लोगों की हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको पेपर में अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सको। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है कि व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ अ वेल रिटन पैराग्राफ। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि वेल रिटन पैराग्राफ के 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को जब लेक्चर करवा रही थी तो आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों ने कर लेने हैं, ये एलिमेंट्स आ सकते हैं पेपर में। अब पहला हमारे पास क्या है कि टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है सपोर्टिंग सेंटेंस, उसके बाद तीसरा है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस, चौथा हमारे पास है यूनिटी एंड कोहेरेंस। तो एक जो है वेल रिटन पैराग्राफ, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन है कि प्रिपेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये क्वेश्चन मैंने एडिशनल ऐड किया है, आपके पेपर में नहीं आया है, लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि वर्ब हो गया, उसके बाद हमारे पास ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन तो और इंटरजेक्शन, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास हैं। ये इसके एमसीक्यूज़ आते होते हैं, इसलिए बजाय इसके कि आप वहाँ पे पजल हो जाओ कि आप प्रपोजिशन कैसे करेंगे, कंजंक्शन कैसे करेंगे, आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रिपेयर कर लो, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, इसलिए आप उसको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है कि मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ के, पैराग्राफ का मेन आइडिया लिखें। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को वहाँ पे पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका आप लोगों ने मेन आइडिया लिखना है। मेन आइडिया वाला टॉपिक आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर नंबर 3 या 4 है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मेन आइडिया आपको क्लियर समझ आ जाएगा, उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को समझाई थी, इसलिए आप लोग वो भी लेक्चर देख लीजिएगा। जो लेक्चर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, काइंडली अगर आप सारे लेक्चर तो नहीं देख सकते, लेकिन उन लेक्चर्स को आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो मेन आइडिया फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। मेन आइडिया क्या होता है कि एक पैराग्राफ जब आप रीड करते हो तो उसमें जो ऑथर आपको कुछ कहना चाह रहा होता है, जो मैसेज देना चाह रहा होता है उस पैराग्राफ में, वो क्या होता है, उस पैराग्राफ का मेन आइडिया होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक पैराग्राफ या सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह। तो ये टॉपिक्स भी आप लोगों ने कर लेने हैं। मैंने इन पे जो लेक्चर्स जिनमें ये टॉपिक्स आ रहे थे, मैंने आप लोगों को ये क्लियर करवाए थे, वही लेक्चर नंबर 3 और 4 जो है उसमें ये टॉपिक्स आ रहे थे। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है उसका भी बताया हुआ था, टॉपिक पैराग्राफ का बताया था, सपोर्टिंग डिटेल्स का भी मैंने बताया था, तो आप लोगों ने वो लेक्चर देख लेने हैं। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली जो पैराग्राफ में कोई एक ऐसा सेंटेंस होता है जो उस पूरे सेंटेंस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसका मेन आइडिया हमें दे रहा होता है, वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक पैराग्राफ के जो आप पूरे पैराग्राफ पढ़ते हो और आपके माइंड में एक टॉपिक आ रहा होता है कि पैराग्राफ में ये डिस्कस किया गया, वो क्या होता है, उसका टॉपिक होता है। इसी तरह सपोर्टिंग डिटेल्स के जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि जो पैराग्राफ है उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है और हमें हेल्प करता है मेन आइडिया को फाइंड करने में, ये इसका होता है, उसका सपोर्टिंग डिटेल होती है। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को बस मेन चीज़ें बताई हैं कि इसमें ये होता है जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो हमारे पास लेक्चर नंबर 3 और 4 था उसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया था। इसके बाद एक और लेक्चर भी है, शायद 8 या 9 होगा, जिसमें प्रॉपर एक इसी तरह टॉपिक आ रहा था मेन आइडिया पे ही। तो वहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली एक चीज़ बताई थी कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है। तो मेन आइडिया और ये सारे जो हैं 39 और 40 क्वेश्चन जो है, इसको आप लोग लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, और मैं श्योर हूँ कि मेन आइडिया वाला क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी तौर पर आएगा। तो यहाँ तक 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मैंने आपके साथ 40 क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। इसमें से देख सकते हैं आप लोग कि सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, तो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। इसमें से काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि 5-6 क्वेश्चन हर एक के पेपर में आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और आप लोग लाजमी तौर पर मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे इंशाल्लाह बताइएगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा आया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा।
और इसके साथ साथ जो है मैं ऑब्जेक्टिव पे भी वीडियो बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल या परसों जो है ऑब्जेक्टिव पे भी वीडियो बना दूं, एक पास पेपर जो उस पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं, या फिर इसकी एग्जांपल्स वगैरह आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं कि इस तरह के MCQs वगैरह आते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ किसी सब्जेक्ट पे लेक्चर बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोग किस सब्जेक्ट पे बनाना चाहते हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।